तो चलिए हम पढ़ते हैं द फाइनल पार्ट ऑफ द लेसन न्यूक्लियाई which involves a detailed study of nuclear energy and nuclear reactions. न्यूक्लियर रिएक्शंस की शुरुआत करते हैं हम और इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मास नंबर के साथ क्या वेरिएशन है. Many of you have probably seen this graph earlier in this chapter. इस ग्राफ में y एक्सिस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन विच इज EB अपॉन A है और मास नंबर x एक्सिस पर है. द वेरिएशन बेसिकली जो आपको दिख रहा है इसमें आप देख सकते हैं कि A इक्वल्स 30 to 170 के बीच में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, अप्रोक्सीमेटली 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है. लेकिन A लेस देन 30 से कम मास नंबर वाले स्पीशीज और 170 से ग्रेटर मास नंबर वाले स्पीशीज, इन दोनों जगह पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है. आप ग्राफ में ये ट्रेंड क्लियरली देख सकते हैं. अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की सिग्निफिकेंस क्या है? जितना ज्यादा होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है. एंड बिकॉज A ग्रेटर देन 170 और A लेस देन 30 में बाइंडिंग एनर्जी कम है, इसका मतलब वो अनस्टेबल है. नाउ A ग्रेटर देन 170 वाले न्यूक्लियाई स्टेबल होने के लिए वो स्प्लिट होते हैं टू फॉर्म स्मॉलर न्यूक्लियाई. ये क्यों होता है? सो दैट दे अचीव ग्रेटर स्टेबिलिटी. क्योंकि बिटवीन 30 टू 170 अगर मास हो जाए तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज ग्रेटर. सिमिलरली न्यूक्लियाई जो A लेस देन 30 है जिनका, वो कंबाइन होके बड़े न्यूक्लियाई बनाते हैं ताकि वो भी वो 30 टू 170 वाले मैजिक रेंज में फॉल करें. और इसका भी रीजन टू अचीव ग्रेटर स्टेबिलिटी ही है. अब ये जो स्प्लिटिंग या कंबाइनिंग है इसी को न्यूक्लियर रिएक्शन बुलाते हैं. और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज्ड है दैट्स अ मिलियन टाइम्स मोर देन द एनर्जी रिलीज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन. तो टू गिव यू सम पर्सपेक्टिव, अगर हम 1 किलोग्राम यूरेनियम से एनर्जी जनरेट करने की कोशिश करें दैट गिव्स यू रफली 10 टू द पावर 14 जूल्स ऑफ एनर्जी. बट अगर हम 1 किलोग्राम कोल जलाएं दैट ओनली गिव्स यू अराउंड 10 टू द पावर 7 जूल्स ऑफ एनर्जी. तो क्लियरली द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू अ न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ यूरेनियम इज मच ग्रेटर देन chemical reaction which involves burning of coal. So let's now do a conceptual question based on this. आप सबको ये सवाल आएगा कि हर न्यूक्लियर रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो कंजर्व्ड है. तो फिर कैसे ये होता है कि मास इज कंजर्व्ड इनटू एनर्जी और वाइस वर्सा इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन? सो सबसे पहले न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन नंबर LHS और RHS में सेम होता है. इसका मतलब ये है कि थियोरेटिकल या कैलकुलेटेड मास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का सेम है. बट एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर नॉट द सेम. मतलब कुछ मास गायब हो जाता है जो एट्रीब्यूट कर सकते हैं टू फिनोमिनन कॉल्ड मास डिफेक्ट. यही मास डिफेक्ट एनर्जी के फॉर्म में अपीयर करता है. सो इट इज इन दिस सेंस दैट न्यूक्लियर एनर्जी एक एग्जाम्पल है मास और एनर्जी के इंटरकन्वर्जन का. So let us now study one type of a nuclear reaction which is called nuclear fission. न्यूक्लियर फिशन तब होता है जब न्यूक्लियर साइज रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स से बहुत ज्यादा है. To visualize this, imagine a large nucleus which has a nucleon like this. इस न्यूक्लियन की रेंज अगर न्यूक्लियस की साइज से छोटी है that's when fission happens. So to compensate for this, ये स्प्लिट होता है इनटू 2 स्मॉल न्यूक्लियाई. बड़े न्यूक्लियाई जब 2 स्मॉल न्यूक्लियाई पे स्प्लिट होते हैं दैट्स व्हाट वी कॉल एज फिशन. सो उससे न्यूक्लियर एनर्जी डिक्रीज होता है जिससे स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज होता है और इसी को हम न्यूक्लियर फिशन बुलाते हैं. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फिशन रिएक्शन. यहां पे आप देख सकते हैं इफ अ न्यूट्रॉन हिट्स अ बिग न्यूक्लियाई, वो उस बिग न्यूक्लियाई से कोलाइड होके 2 छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाता है एंड इट ऑल्सो रिलीजेस new neutrons in the process. So to understand neutron induced reactions better,
दिस इज व्हाट हैपेंस। तो जब एक न्यूट्रॉन एक बड़े यूरेनियम न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करता है, सबसे पहले एक यूरेनियम 236 का न्यूक्लियस स्पीशीज बनता है। फिर वो बड़ा न्यूक्लियस इतना अनस्टेबल होता है, इट स्प्लिट्स इनटू बेरियम, क्रिप्टॉन एंड जनरेट्स 3 new neutrons in the process. Similarly, one more way in which this reaction can happen is वो जो U236 species है, it can split into antimony Sb, niobium and release 4 neutrons. This is one more way in which this nuclear reaction can proceed. इन दोनों stages में एक heavy nucleus दो light nucleus में split हो रहा है और नए neutrons generate कर रहा है. One more way in which this can happen is neutron can collide with a U235 nucleus and release xenon, strontium and 2 neutrons. So ये multiple तरीके से fission हो सकता है. Now closely related with fission is a term called as Q value. So हम मान के चलते हैं as an example, एक न्यूक्लियस है जिसका A 240 है, वो टूटता है into 2 fragments और हर एक का A 120 है. अब A का binding energy per nucleon is about 7.6 mega electron volts. But for the 2A equal to 120 वाले nuclei, binding energy per nucleon is about 8.5 mega electron volts. तो अगर हम देखें कि gain in binding energy for nucleon वो कितना है, हर न्यूक्लियन के लिए वो 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और टोटल क्योंकि 240 न्यूक्लियन है, इस रिएक्शन में टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी इज 240 into 0.9 which is 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. इसी गेन इन बाइंडिंग एनर्जी को हम Q वैल्यू बुलाते हैं. सो Q वैल्यू निकालने के लिए यू फाइंड द इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी, देन यू फाइंड द फाइनल टोटल बाइंडिंग एनर्जी और जो इंक्रीमेंट है दैट्स व्हाट वी कॉल द Q वैल्यू. So let's do a problem based on this. You are given that the binding energy per nucleon of a U23592 nucleus is 7.5 mega electron volts. The combined binding energy per nucleon of a barium nucleus and krypton nucleus is 8.2 mega electron volts. तो इस सिचुएशन के लिए आपको Q वैल्यू निकालनी है. तो let's first attempt this and then I'll give you the solution for this question. So you are given EBN for U235 is 7.5 mega electron volts. For barium and krypton is 8.2 mega electron volts. तो gain in binding energy per nucleon अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखें is 0.7. 7.5 और 8.2 में 0.7 का फर्क है पर न्यूक्लियन. तो हर न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी 0.7 से बढ़ रही है, 0.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. सो टोटल गेन कितना होगा? जो ओरिजिनल न्यूक्लियस है उसमें 235 न्यूक्लियॉन्स थे, so the total gain would be 235 into 0.7 which is 164.5 mega electron volts. Hence the Q value is 164.5 mega electron volts. अब एक चीज हम देख सकते हैं, हर रिएक्शन में एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं. पहले रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन, दूसरे में 4 और तीसरे में 2 न्यूट्रॉन. ये जो रिलीज ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है, ये और किसी न्यूक्लियाई के साथ कोलाइड करके इस रिएक्शन को बढ़ाता है एंड क्रिएट्स अ चेन. दैट्स व्हाई न्यूक्लियर रिएक्शंस आर समटाइम्स आल्सो कॉल्ड चेन रिएक्शंस. इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंट्रोल रखने पे, कंट्रोल्ड रिएक्शन से हम स्टेडी एनर्जी आउटपुट इंश्योर कर सकते हैं एंड दैट इज द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन विच अ न्यूक्लियर रिएक्टर फंक्शंस. अगर अनकंट्रोल्ड हुआ तो एक्सप्लोजन हो सकता है एंड दैट्स द प्रिंसिपल ऑन विच अ न्यूक्लियर बॉम्ब फंक्शंस. सो बेस्ड ऑन वेदर वी make the chain reaction controlled or uncontrolled, we can either use it for peaceful purposes like in a nuclear reactor, or it can basically otherwise be dangerous and can be explosive in nature. Remember that only slow neutrons fission cause करते हैं. Fast neutrons instead of hitting any other nucleus वो escape हो जाते हैं. They are liberated in fission escape. Typically जो fission में average energy होता है एक न्यूट्रॉन का, वो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होता है. इन न्यूट्रॉन्स को स्लो करना बहुत जरूरी है अगर हमको एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन करना है.
So for this we do elastic bombardment with a light nuclei. Elastic bombardment में क्या होता है? Let's visualize this. So what happens here is a neutron or a light nucleus collides with another species, and this collision is elastic in nature. तो जो न्यूट्रॉन है इलास्टिक कोलिजन में वी नो दैट अगर एक स्पीशीज रेस्ट में है और इट कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर स्पीशीज, देयर इज बेसिकली एन एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज, हेंस द न्यूट्रॉन नाउ कम्स टू अ रेस्ट. प्रोटॉन एनर्जी को कैरी अवे करता है, प्रोटॉन और द न्यूक्लियस कैरीज अवे द एनर्जी. सो दिस इज हाउ वी द कोलिजन यूजुअली हैपेंस. So now we just saw that like nuclei पे जब न्यूट्रॉन इलास्टिकली कोलाइड करता है तो न्यूट्रॉन स्लो हो जाता है और इट कम्स टू रेस्ट. अब इन लाइट न्यूक्लियाई को एक स्पेशल नाम दिया जाता है. जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स जिन लाइट न्यूक्लियाई को स्ट्राइक कर कर रेस्ट पे आते हैं, ऐसे लाइट न्यूक्लियाई को हम मॉडरेटर्स बुलाते हैं. कॉमनली यूज मॉडरेटर्स आर वाटर, हेवी वाटर विच इज वाटर में H2O होता है, हेवी वाटर में ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है. इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन यू हैव एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विच इज ड्यूटेरियम, and sometimes graphite is also used. जो भाभा एटॉमिक सेंटर रिसर्च सेंटर मुंबई में जो अप्सरा रिएक्टर है, which is one of the earliest reactors India had, that uses water as a moderator. Most other Indian reactors जो पावर प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं वो हेवी वाटर को यूज करते हैं as their moderator to slow down neutrons. Now इस whole process में there is something we call as multiplication factor K. This multiplication factor is defined as कि किसी भी fission reaction में it's the ratio of the number of neutrons generated divided by number of neutrons जो preceding generation में आए थे. So this ratio is called the multiplication factor. So ये measure है of the growth rate of neutrons in a reactor. So K इक्वल टू अगर 1 हो, मतलब जितना इनिशियल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वही फाइनल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो ऑपरेशन ऑफ द रिएक्टर को हम क्रिटिकल बुलाते हैं. सो ये K इक्वल टू 1 जब होता है तो स्टेडी पावर ऑपरेशन बेसिकली इज पॉसिबल. बट K अगर 1 से बड़ा है, वी देन से दैट ऑपरेशन ऑफ द रिएक्टर इज सुपर क्रिटिकल, मतलब न्यूट्रॉन्स की गिनती बढ़ती जा रही है. दैट इज अ डेंजरस सिचुएशन एंड कैन लीड टू एक्सप्लोजन्स इन द रिएक्शन. So let's now do a concept test based on what we studied. If 5 neutrons can stimulate a reaction, तो एक रिएक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए अगर 5 न्यूट्रॉन की जरूरत है और फिशन के बाद 7 न्यूट्रॉन आते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का वैल्यू क्या है? So the multiplication factor K is the neutrons after fission divided by neutrons before fission. So this is clearly 7 by 5, which is 1.4. Hence, the value of K is 1.4. और क्योंकि K 1 से ज्यादा है, this is a supercritical reaction. Now, let us now understand the principle of operation of a nuclear reactor based on a thermal neutron fission. So it has lots of components that we can see. हर एक को हम डिटेल में देखेंगे. But you can very clearly see that इसमें control rods होते हैं, there is a reflector, there is a coolant, then there is steam which basically goes to turbine, heat exchanger है जो steam generator भी बुलाया जाता है, and condenser है जिसमें water flow करता है. So these are the basic components of a nuclear reactor which we will now study in detail. So let's first study the core. Core वो जगह है जहां पे actually nuclear fission होता है. It is the site of nuclear fission. So in the core, fuel elements like enriched uranium are kept. So this is how they are inserted in the core. Core में moderator भी होता है, just like what we studied, D2O, H2O और graphite, जिनका काम है न्यूट्रॉन्स को स्लो करना. उसमें कंट्रोल रॉड्स भी होते हैं जिनका काम है रिएक्शन रेट को कंट्रोल करना, और वो रिफ्लेक्टर से सराउंडेड हैं ताकि इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स लीक ना हो जाए. टू रिड्यूस द लीकेज देयर इज अ रिफ्लेक्टर प्रेजेंट इन द कोर. सो कंट्रोल रॉड्स आर इंसर्टेड लाइक दिस. Now moderators, as we studied, are used to slow down neutrons.
So if you remember, commonly used moderators say water, heavy water, graphite. मुंबई के BARC अप्सरा रिएक्टर में वाटर यूज होता है एज मॉडरेटर, एंड अदर इंडियन रिएक्टर्स यूजुअली टिपिकली यूज हेवी वाटर एज द मॉडरेटर. कंट्रोल रॉड्स न्यूट्रॉन अब्सॉर्बिंग मटेरियल से बने होते हैं और इन्हीं से रिएक्शन रेट को कंट्रोल किया जाता है. सो लाइक वी सॉ, दे आर इंसर्टेड इन द कोर. और कंट्रोल रॉड यूज करने के लिए जो मटेरियल यूज होता है वो टिपिकली कैडमियम या बोरॉन होता है, बिकॉज दे आर वेरी गुड एट एब्सॉर्बिंग न्यूट्रॉन्स. Now there is something which is also used in a nuclear reactor which is called a coolant. न्यूक्लियर रिएक्शन में बहुत हीट प्रोड्यूस होता है. अब बहुत हीट हो जाए तो इट कैन डैमेज सम ऑफ द इक्विपमेंट, इसीलिए इस हीट को रिमूव करने की जरूरत है, और यही रिमूवल ऑफ हीट इज अकम्प्लिश्ड बाय द कूलेंट. सो कूलेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट एक वर्किंग फ्लूइड होता है, उस पे हीट ट्रांसफर होता है और उसी से स्टीम प्रोड्यूस होता है विच इज यूज्ड टू रन अ टरबाइन. सो ये स्टीम टरबाइन को चलाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. तो टिपिकली इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर जो पूरा असेंबली है उसको शील्ड किया जाता है ताकि हार्मफुल रेडिएशन बाहर ना आए. एक कंटेनमेंट वेसल होता है जिससे ये एस्केप ऑफ फिशन प्रोडक्ट्स को प्रिवेंट किया जाता है. बट इसके बावजूद देयर इज सम न्यूक्लियर वेस्ट जनरेटेड इन एनी न्यूक्लियर रिएक्शन. इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सट्रीम केयर नीडेड है, क्योंकि अगर ये न्यूक्लियर वेस्ट ह्यूमन कांटेक्ट में आ गया तो वो एक्सट्रीमली हार्मफुल होता है. So now let us move on to studying the next part or the type of nuclear reaction which is called as nuclear fusion. अब न्यूक्लियर फ्यूजन तब होता है जब न्यूक्लियर साइज रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स से कम है. सो लेट्स इमेजिन अ स्मॉल न्यूक्लियस कंटेनिंग अ न्यूक्लियॉन, और इस न्यूक्लियॉन का इन्फ्लुएंस न्यूक्लियस के साइज के बाहर जाता है. सो इन दैट केस व्हाट बेसिकली हैपेंस इज दैट एक और ऐसा स्मॉल न्यूक्लियस जिसका रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स काफी बड़ा है न्यूक्लियस के साइज से, ये दोनों कंबाइन होते हैं एंड दे लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज न्यूक्लियस. दोनों ऐड होके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं. इससे भी न्यूक्लियर एनर्जी डिक्रीज होता है और स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज होता है, और क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियर फ्यूजन बुलाते हैं. सो दिस इज हाउ न्यूक्लियर फ्यूजन वर्क्स. The most important thing is to ensure that usually जब दो न्यूक्लिया एक दूसरे के पास आते हैं, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, इनकी इनफ काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो रिपल्शन को ओवरकम करे. अब ये बैरियर का जो हाइट है वो चार्ज और रेडियाई पे डिपेंड करता है. नाउ थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, दैट्स वन वे टू गिव द काइनेटिक एनर्जी, जहां पे हम टेम्परेचर को इतना बढ़ा देते हैं ताकि पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी इनफ आ जाती है कि वो किसी भी रिपल्शन को ओवरकम कर सकते हैं. सो दैट इज वन वे ऑफ ओवरकमिंग द रिपल्शन विच इज कॉल्ड एज थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन. आप सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा दो, पार्टिकल्स इतने जोर से जाने लगेंगे कि वो रिपल्शन मैटर भी नहीं करेगा. दिस बेसिकली इज द जो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन है, इसी से स्टार के इंटीरियर्स, स्टार्स लाइक आवर सन, उनके इंटीरियर्स में एनर्जी निकलता है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ, बिकॉज सन भी न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ही चलता है. तो टिपिकली सन का जो इंटीरियर टेम्परेचर है वो 1.5 इंटू 10⁻⁷ केल्विन है. दैट इज बेसिकली स्लाइटली लेस बट रफली द ऑर्डर ऑफ द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर फ्यूजन. सो सन में फ्यूजन कैसे होता है? सन टिपिकली इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन. दो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज होके दे फॉर्म H21. They release basically E plus and a neutrino and release 0.42 mega electron volts per reaction. जो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है वो फिर से कोलाइड करते हैं और दो गामा पार्टिकल्स निकालते हैं एंड रिलीज मोर एनर्जी. एंड जो H21 बनता है दैट कोलाइड्स विद वन मोर हाइड्रोजन न्यूक्लियस एंड फॉर्म्स हीलियम एंड रिलीजिंग अ न्यूट्रिनो एंड अ गामा पार्टिकल इन द प्रोसेस. और इस थर्ड प्रोसेस में काफी ज्यादा एनर्जी निकलता है. And then both helium nuclei collide and lead to a further bigger reaction which leads to 12 mega electron volts of energy. So the net reaction is
4 हाइड्रोजन एट न्यूक्लियाई 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन करके एक हीलियम न्यूक्लियस बनाता है, 2 न्यूट्रिनो बनाता है, 6 गामा पार्टिकल निकालता है, 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स रिलीज करता है. So we just saw that this is the nuclear reaction of the sun. इस रिएक्शन में 4 हाइड्रोजन एटम कंबाइन होके एक हीलियम एटम बनाता है, जिससे 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होता है. अब व्हाट हैपेंस इज विद ड्यू कोर्स, हाइड्रोजन खत्म होते जाता है कोर में और हीलियम बनते रहता है, जिसकी वजह से कोर इनिशियली कूल होना शुरू होता है. बट कोर में हीलियम विच इज अ हायर मास एलिमेंट, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बढ़ जाता है और स्टार अपनी खुद के ग्रेविटी से कोलैप्स होने लगता है. इससे दोबारा टेम्परेचर ऑफ द कोर इंक्रीज होता है और जैसे ये टेम्परेचर अबाउट 10⁸ केल्विन पहुंच जाता है, दोबारा फ्यूजन होने लगता है. दिस टाइम हीलियम न्यूक्लियाई कार्बन में बनते जाते हैं. सो इस प्रोसेस से हायर एंड हायर मास नंबर एलिमेंट्स बनते जाते हैं. एंड व्हाट दिस बेसिकली मीन्स इज at the core of a star, not just helium can be synthesized, other higher elements can also be synthesized. So there are some interesting facts. The age of the sun is about 5 into 10 to the power 9 years. इसमें enough hydrogen है ताकि वो 5 billion years भी चल जाए. So in case any one of you is wondering कि sun बहुत जल्दी collapse हो जाएगा, there is enough time for us not to worry about it at all. उसके बाद हाइड्रोजन बर्निंग स्टॉप हो जाएगा. व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट इज सन विल देन बिगिन टू कूल और फिर अपने ग्रेविटी के अंडर कोलैप्स होने लग जाएगा. कोर टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी वजह से एंड देन आउटर एनवेलप ऑफ द सन विल एक्सपैंड और उससे वो एक रेड जायंट बन जाएगा. सो आफ्टर 5 बिलियन ईयर्स दिस इज व्हाट विल हैपन टू आवर सन. हियर इज अ क्विक क्वेश्चन फॉर यू. क्या मास एनर्जी इंटरकन्वर्शन केमिकल रिएक्शन में होता है? We have studied that it happens in a nuclear reaction. Does it happen in a chemical reaction? Yes, you might be surprised, but mass energy interconversion chemical reaction में भी होता है. Chemical reaction में भी mass defects होते हैं, but वो बहुत छोटे होते हैं compared to a nuclear reaction. इसीलिए मास एनर्जी कन्वर्जन का जो एक्चुअल चेंज है वो दिखता नहीं है हमें, बट दिस डज नॉट मीन दैट केमिकल रिएक्शन में ये होता नहीं है.